Good morning, students. Now, in continuation with the previous lecture, in case of synthetic dyes, जब हम dyes के बारे में बात करते हैं तो that means वो compounds जो कि colors impart करें, चाहे वो organic हों या synthetic हों, यहाँ पर हम विशेष रूप से synthetic dyes जो कि chemicals हैं for various threads, maybe it is polyester, maybe it is cotton, silk और एनी टाइप ऑफ थ्रेड्स जिनको कि हम कलर कर सकते हैं या ऐसे कंपाउंड्स जो कि कलर्स इम्पार्ट करते हैं, उनके बारे में अभी तक हमने डिस्कशन किया, जिसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ डाइज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचर ऑफ डाइज़. नाउ एक्चुअली ये जो डाइज़ हैं ये किस थ्योरी पर वर्क करती हैं, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि जो क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं वो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं, जिनकी वजह से कलर जो है किसी भी कंपाउंड में या डाई में आता है, या डाई जो है वो कलर इम्पार्ट करती है या वो हमें कलर्ड चीज़ें दिखाई देती हैं. इनमें जो मॉडर्न थ्योरी है दैट इज़ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेजोनेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर डाइज मॉडर्न थ्योरी या फिर रेजोनेंस थ्योरी. As we know that if any substance absorbs energy in the visible region of light, then it seems colored to us. यानी कोई भी सब्सटेंस यदि विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमें क्या दिखाई देता है? कलर्ड दिखाई देता है. इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड quantity of light energy absorbed in the visible region. Main work of this absorbed energy is that it excites the molecule of compound from lower energy to the higher energy state. कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी कंपाउंड यदि विजिबल रीजन में हमें कलर्ड दिखाई देता है, उसका कारण क्या है कि जो कलर है या जो उस इंटेंसिटी है उस कलर की, वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितना क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है विजिबल रीजन में, और ये जो एनर्जी या लाइट एब्जॉर्ब हुई है इसका मेन फंक्शन है कि ये मॉलिक्यूल्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट कर देगी. ये जो डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स है जिसको कि हम E1 और E2 से डिनोट करते हैं, E1 इज़ द लोअर एनर्जी स्टेट, E2 इज़ द हायर एनर्जी स्टेट, और ये जो डिफरेंस इन एनर्जी स्टेट्स है उसको हम डेल्टा E द्वारा पॉइंट आउट करते हैं या इंडिकेट करते हैं. क्वांटिटी ऑफ डेल्टा E डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड. अब डेल्टा E यानी E2 और E1 का जो डिफरेंस है ये सभी कंपाउंड्स के लिए एक जैसा नहीं होगा. तो क्वांटिटी ऑफ डेल्टा E डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर एज वेल एज composition of the compound. In the ground state of any molecule, if the difference in energy between lower energy and excited state of higher energy level will be more, molecule will absorb light of higher energy, and as much high is the energy of light, its wavelength will be low accordingly. तो यानी जो एनर्जी और वेवलेंथ है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के लिए. तो यदि इन दोनों एनर्जी लेवल्स में क्या होगा, बहुत एनर्जी का डिफरेंस होगा, दैट मीन्स उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए या लाइट एनर्जी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे कि लोअर स्टेट टू हायर स्टेट में उस मॉलिक्यूल को एक्साइट कर सके. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वेवलेंथ विल बी इन द लोअर वेवलेंथ रीजन. यानी एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड या डिफरेंस इन एनर्जी जितनी अधिक होगी तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, वेवलेंथ जो है कम होगी, या वो कौन से रीजन की तरफ एब्जॉर्प्शन शो करेगा, टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ रीजन. In opposite to that, if the difference between the lower energy and higher energy is less, then the molecule will absorb low energy and hence the wavelength will be, या वो कौन सी वेवलेंथ रीजन में आएगा, इन दी हायर वेवलेंथ रीजन. बेसिकली जैसा कि हमें पता है एनर्जी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो दोनों में जो रिलेशनशिप है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 एंड दी वेवलेंथ इन विच वी विल गेट दी colored
that will be indirectly proportional to each other. If in any molecule electrons are bonded firmly, अब कोई ऐसे molecules जिसमें कि electrons बहुत tightly bonded हैं, it means that if a molecule is saturated, then it absorbs higher energy and it means lower wavelength light ultraviolet region to go to the excited state. There will be no absorption in the visible region and such substances will be colorless. अब हम यहाँ दूसरी जो एक रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या कहा कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में यदि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा, देन ओनली इट विल करस्पॉन्ड टू दी विच रीजन, इट विल करस्पॉन्ड टू द विजिबल रीजन और हमें सब्सटेंस जो है वो कलर्ड दिखेगा. पर अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो उसमें कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत फर्मली बॉन्डेड हैं, तो दैट मीन्स अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को लें और उनको हम क्या करें, उसमें हम शो करें कि एनर्जी का अब्सॉर्प्शन होता है फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होने के लिए अधिक एनर्जी की उनको आवश्यकता होती है. लेकिन ऐसे में जो वेवलेंथ जो हमें प्राप्त होगी वो विजिबल रीजन में ना प्राप्त होकर हमें किस रीजन में प्राप्त होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होगी. तो ऐसी कंडीशंस में जब हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में एब्जॉर्प्शन प्राप्त होगी इंस्टेड ऑफ विजिबल रीजन, तो ऐसे सब्सटेंस जो है हमें कलर्ड नहीं दिखाई देंगे, रादर दे विल अपीयर टू बी कलरलेस इन नेचर. इन द ऑपोजिट टू इट, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड, अब उसका ऑपोजिट क्या हो गया कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे हैं जो कि लूजली बॉन्डेड हैं, तो दैट मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो दे विल एब्जॉर्ब lower energy and the wavelength will be in the visible region. As a result जो molecules हैं या compounds हैं वो हमें कैसे दिखाई देंगे, colored दिखाई देंगे. As the value of wavelength of light absorbed in visible region will be more, intensity of the color will be accordingly. तो विजिबल रीजन भी हमारा जो है वो अलग अलग, हम जैसे जानते हैं कि विजिबल रीजन हमारा विबग्योर पूरा जो है डिफरेंट वेवलेंथ्स पर अब्जॉर्प्शन शो करता है. तो जो जिस पर्टिकुलर रीजन में हमें वेवलेंथ की प्राप्ति होगी जो डेल्टा ई के करस्पॉन्डिंग है, तो हमें कंपाउंड जो है वो अलग अलग कलर्स का दिखाई पड़ता है. नाउ व्हाट वी से इज बेंजीन इज कलरलेस, nitrobenzene is dark yellow colored, nitroaniline is orange yellow red. इनका जो कलर है वो अलग अलग है. वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर. इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेंजीन there is very little contribution of its ionic structure in resonance hybrid. बेंजीन जो है वो क्या है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड है. और रेजोनेंस हाइब्रिड होने की वजह से क्या कहा जा रहा है कि इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेंजीन देयर इज वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स आयनिक स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. है वो अनसैचुरेटेड बेंजीन जो है जिसमें 3 अनसैचुरेशंस हैं, लेकिन तब भी वो हमें कैसा दिखाई देता है, कलरलेस ही दिखाई देता है. उसका रीज़न ये है कि रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से, इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसमें लोअर एनर्जी ऑफ E1 से लेके E2 तक जब वो करता है तो वहाँ पर अब्जॉर्ब करके रेडिएशंस कहाँ पर चली जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में चली जाती हैं. एंड ड्यू टू द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑल्सो एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी लेस. तो इस वजह से क्या होता है कि एक तो उसका प्लेनर स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है वो. इस वजह से बहुत ही लेस आयनिक कैरेक्टर शो करते हुए ये जो रेडिएशंस को अब्जॉर्प्शन शो करता है या जो डेल्टा ई है वो करस्पॉन्ड किसको, कौन से रीजन में करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में. और अल्ट्रावायलेट रीजन में कलर नहीं अपीयर होंगे, इसलिए बेंजीन जो है हमें कैसा दिखाई देता है, कलरलेस दिखाई देता है. In case of nitrobenzene, contribution of ionic structure in resonance hybrid is more than benzene. अब हम नाइट्रोबेंजीन को बेंजीन से यदि कंपेयर करते हैं तो जो आयनिक स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड में बेंजीन के मुकाबले ये ज़्यादा है. As a result of which it absorbs in the higher wavelength region and also intensity of absorption is more because of the molecular symmetry. Therefore, nitrobenzene is dark yellow colored compound. तो दोनों ही बातें हैं इसमें. एक तो क्या करता है, हायर वेवलेंथ रीजन में अब्जॉर्प्शन शो करेगा, बेसिकली मोर बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर सिमेट्री, इसलिए ये क्या करता है, डार्क येलो रीजन में करस्पॉन्ड करता है कलर को और हमें
कलर जो है कैसा दिखाई देता है, डार्क येलो दिखाई देता है। ऐसे ही मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन को यदि हम देखते हैं तो नाइट्रोबेंजीन के कंपैरिजन में वो और भी डार्क कलर्ड कंपाउंड हमें दिखाई देता है। इन द सेम वे कंट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर of nitroaniline in resonance hybrid is much more, therefore it absorbs in a much longer wavelength, due to which it appears to be of the orange red color। तो अभी कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे जैसे डेल्टा ई डिफ़र करती रहती है और डेल्टा ई का डिफरेंस जो है यदि अल्ट्रावायलेट रीजन में है करस्पॉन्ड करता है तो वो कलरलेस दिखाई देगा, यदि वो येलो रीजन को करस्पॉन्ड करता है तो वो हमें उस तरह का कलर दिखाई देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं हमें दिखाई पड़ते हैं, तो इसीलिए हमारे को बेंजीन कलरलेस दिखाई देता है, नाइट्रोबेंजीन हमें डार्क येलो कलर का दिखाई देता है, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन जो है वो ब्राइट येलो कलर का दिखाई देता है, नाइट्रोएनालीन जो है वो ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देता है। In any unsaturated molecule, as a result of conjugation, its number of resonating structure increases। कोई भी unsaturated molecule यदि है और conjugation है, its number of resonating structures increase कर जाते हैं, as much as in the number of quantity of conjugation। Color of molecule will depend more in the same way। An isolated double bond group will behave as a weak chromophore, for example ethylene diphenyl ethylene, whereas जो conjugation में है दो ग्रुप्स वहाँ पर colorless compounds दिखाई देंगे। But as the quantity of conjugation increases, absorption wavelength shifts to the longer wavelength, as example in diphenyl polyene series। इस तरह से हम देखेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे अनसैचुरेशन भी इंक्रीज करता है तो एज द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉन्जुगेशन कलर ऑफ मॉलिक्यूल विल गेट डीपन। तो यदि हमारे मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड हैं और अनसैचुरेटेड के साथ साथ भी यदि वो क्या कर रहा है कॉन्जुगेशन में है, तो ऐसे केस में जो कलर है और भी गहराता चला जाएगा या डीपन होगा। एन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड ग्रुप जो है वो वीक क्रोमोफोर के रूप में कार्य करता है, तो वहाँ तो लाइट कलर दिखाई देगा, लेकिन यदि वहाँ पर कंजुगेशन है तो वो क्या हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसे भी ग्रुप्स हैं जहाँ पर कि इस तरह का कंजुगेशन है कि वो क्या कर रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है कि वो अल्ट्रावायलेट रीजन में शो करेगा, तो ऐसे में वो कंपाउंड्स कैसे दिखाई देंगे, कलरलेस भी दिखाई देंगे। बट एज द क्वांटिटी ऑफ कॉन्जुगेशन ग्रुप इंक्रीजेस, absorption wavelength shifts to longer wavelength, for example in diphenyl polyene। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये जो डाइफेनाइल पॉलीन्स हैं यहाँ पर हमारा सब्सटेंसेस जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस से लेके डार्क येलो, ग्रीन येलो, ऑरेंज, ब्राउन ऑरेंज, कॉपर ब्रॉन्ज, ग्रीन ब्लैक हमें दिखाई देते हैं। तो डिफरेंट कलर्स जो हैं, जो कलर्स का हमें बेसिकली प्राप्ति होती है वो किसकी वजह से हैं, बिकॉज द अनसैचुरेशन करस्पॉन्ड्स टू दी क्रोमोफोरिक ग्रुप्स। और क्रोमोफोरिक ग्रुप्स जो हैं यदि कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वो और भी ज़्यादा डार्क कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं। लुइस एंड कैल्विन एक्सप्लेन्ड दैट रीज़न फॉर द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ कलर due to increase in the extent of conjugation, it increases the number of electrons in oscillation. Beta carotene, in which 11 double bonds are in conjugation, is ऑरेंज रेड कलर। तो लुइस और केल्विन ने एक्चुअली क्या इसको कहा कि जो कलर इंटेंसिटी जो कलर की बढ़ जाती है वो क्यों है, क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन अधिक हो जा रहा है। तो ये जो बीटा कैरोटीन है उसमें 11 डबल बॉन्ड्स की उपस्थिति जो है उसको ऑरेंज रेड कलर जो है वो इम्पार्ट करती है। ये तो हो गई रेजोनेंस थ्योरी के बेसिस पे हमने क्या कहा कि ये मॉडर्न थ्योरी या रेजोनेंस थ्योरी किस तरह से कलर को इम्पार्ट करने के लिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसी में आगे जब हम चल के पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसके बेसिस पे भी हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, two atomic orbitals overlap to form two molecular orbitals,
वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या मान के चलते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो करस्पॉन्डिंग दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगे, जिसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी का होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हायर एनर्जी का होगा। तो व्हेन एनी मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ बॉन्ड, देन द इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग गोज़ टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक मॉलिक्यूल जो है जब वो बॉन्ड बनाता है तो इसमें बॉन्डिंग एमओज भी बने हैं और एंटी बॉन्डिंग एमओज भी बने हैं। तो व्हेन द मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में कार्य कर रहे हैं वो तो बॉन्डिंग एमओज में जाएंगे। दोज इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स आर टाइटली बॉन्ड and are called as sigma electrons, and those which are pi bonded are loosely bond and are called as pi electrons। तो जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो जनरली ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। एंड एज वी ऑलरेडी नो सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड्स के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो जो पाई बॉन्ड्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंपैरेटिवली लूजली बॉन्डेड होते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप की ट्रांजिशंस जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल की ट्रांजिशंस यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, ऐसे ही हमारे पास पाई टू पाई स्टार है। फिर नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट में यदि मॉलिक्यूल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Antibonding orbitals does not contain any electron. In ground state, these electrons absorb energy and gets excited and goes to the antibonding orbitals. ये जो antibonding orbitals हैं ये higher energy के हैं और ये कैसे हैं, जैसे सिग्मा के करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार है, पाई के करस्पॉन्डिंग पाई स्टार है। There is no antibonding orbital for non-bonding electrons. If any molecule absorbs light of ultraviolet या visible region, तो जो ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं वो कौन कौन सी अभी हमने बताई हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। बोथ पाई टू सिग्मा स्टार एंड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस डू नॉट टेक प्लेस। वाई? बिकॉज सिमेट्री फॉरबिडन है। तो हमेशा जो ट्रांजिशंस होंगे वही ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं जो कि सिमेट्री अलाउड है। सिमेट्री ट्रांजिशंस ऐसे नहीं होंगे जो सिमेट्री फॉरबिडन होंगे। दोज कंपाउंड्स इन विच ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, या जो सैचुरेटेड हैं जिसमें ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होंगे, ये क्योंकि टाइटली बॉन्ड होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऐसी जो ट्रांजिशंस होंगी वो कैसी होंगी, हायर एनर्जी की होंगी, तो वो लोअर वेवलेंथ की तरफ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मीथेन ये 125 नैनोमीटर्स पे होगा, इथेन में 135 नैनोमीटर्स पे होगा, जो कि हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन है। As a result of which methane and ethane are colorless compounds. Whereas ऐसे compounds जिसमें कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ईथीन जो रेडिएशंस हैं वो कहाँ जाएंगी, 180 नैनोमीटर्स पर जाएंगी। बिकॉज द वैल्यू इज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, देयरफॉर ईथीन इज कलरलेस। बट as the extent of conjugation in the molecule increases, allows energy level increases as a result of absorbing lower energy, it goes to the higher level. In the same way, the value of wavelength of low energy falls in this. Due to this reason, the carotene compound becomes dark color. इसलिए हम क्या मान के चलते हैं, जैसे जैसे ये अनसैचुरेशन होगा या जैसे जैसे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगा वैसे वैसे क्या है, कलर्स का इम्पैक्ट होता चला जाएगा। देयरफॉर वी मे से दैट इफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, that is low wavelength high energy region, then the substance will be colorless. But if due to transition absorption of light falls in the visible region, then the substance will be colored. As much as in the value of wavelength of light absorbed in the visible region, color will become dark and the same way. तो जैसे जैसे जो हमारा ट्रांजिशन है वो इस तरह से होगा कि वो लोअर एनर्जी होगा और हायर वेवलेंथ की तरफ जाएगा या विजिबल रीजन में स्पेशली फॉल करेगा, तभी कोई कंपाउंड कलर्ड दिखाई देगा। अदरवाइज वो अल्ट्रावायलेट रीजन में यदि जाता है
तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा। थैंक यू।